नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में अपन ने लिया है पहला चैप्टर परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पिछली 3 क्लास में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अपन ने ये सीख लिया है कि इसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। कोश के अंदर उपकोश होते हैं और उपकोश के अंदर भी कक्षक बने होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं और ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब देखो, अपन ने कल 20 तत्वों के नाम याद करे थे, उनके प्रतीक याद करे थे, उनके परमाणु क्रमांक याद करे थे, उनके पूरे पूरे नाम पढ़े थे। तो ठीक है ना। और उन 20 तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। मतलब जिसमें 1 प्रोटॉन होता है वो पहले नंबर पर आएगा, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे दूसरे नंबर पर आएगा, जिसमें 3 प्रोटॉन हो तीसरे नंबर पर, ऐसे आता है। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होगी। और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। और कल अपन ने यह भी सीखा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उस तत्व में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आज अपन कुछ ऐसे तत्व पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग परमाणु पढ़ेंगे, अलग अलग परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी। क्या रहेगी, समान रहेगी। अलग अलग परमाणु होने के बाद भी प्रोटॉन की संख्या समान होगी तो उनको क्या कहेंगे। अगर अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग परमाणु हैं और अगर उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगी तो उनको क्या कहेंगे। अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी तो उनको क्या कहेंगे। देखो, सामान्य तौर पर तो क्या होता है, सामान्य तौर पर तो ये होता है कि सभी तत्वों में जो अलग अलग तत्व है उनमें प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। लेकिन कुछ केस में अलग अलग परमाणु में प्रोटॉन समान होते हैं, अलग अलग परमाणु में न्यूट्रॉन समान होते हैं, अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो आखिर उनको किस टर्म्स से जाना जाता है, मतलब उनका नाम क्या होता है। तो आइए चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला अपना जो है, अपन कह सकते हैं समस्थानिक। क्या कह सकते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक, देखो, समस्थानिक, क्या, समस्थानिक मतलब सम का मतलब तो होता है समान, समान, और स्थान यानी कि स्थानिक मतलब स्थान, समान स्थान। मतलब ऐसे तत्व जो आवर्त सारणी में समान स्थान पर रखे जा सकते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ रखे जा सकते हैं, समान स्थान पर, समान स्थान पर। अब समान स्थान पर क्यों रखे जाएंगे, देखो, आवर्त सारणी जमाई जाती है प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। जिसमें 1 प्रोटॉन वो पहले नंबर पर, जिसमें 2 प्रोटॉन वो दूसरे नंबर पर, जिसमें 3 प्रोटॉन वो तीसरे नंबर पर, ऐसे जमाई जाती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें मान लो अलग अलग तत्व हो गए, अलग अलग परमाणु हो गए, लेकिन उनमें प्रोटॉन की संख्या 2 ही है। तो उन अलग अलग को भी अपन दूसरे नंबर पर ही जमाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान है। तो अपन कह सकते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में, ऐसे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तो अपन परिभाषा क्या लिख सकते हैं, देखो, इसकी परिभाषा लिखने के लिए पहले इनको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु, अलग अलग परमाणु ले सकते हैं अपन, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में, जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। जैसे अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन पढ़ा था। अब हाइड्रोजन में अपन ने सीखा था कि प्रोटॉन कितना है, 1 है। कितना है, 1। तो जो इसका प्रतीक होता है वो होता है 1H1। ये चीज होती है परमाणु क्रमांक, ये होती है द्रव्यमान संख्या। तो इसका द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर 1 है
और परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। अपन पिछली वाली क्लास में सीखा था अपन ने, जेड बराबर 1 है इसमें, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे अपन? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अपन जानते हैं कि ए क्या होता है, जो द्रव्यमान संख्या वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ए तो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और प्रोटॉन भी कितना है? 1 प्लस न्यूट्रॉन। अब n का मान निकालने के लिए 1 को इधर भेजेंगे, ये इधर प्लस में इधर आते किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो n बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। मतलब जो हाइड्रोजन तत्व है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है ना। तो ये संख्या निकालना अपन को आना चाहिए। a किसके बराबर होता है? p प्लस n के, मतलब उसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितना है, उनको जोड़कर क्या निकाली जाती है? द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है। और अगर इनमें से 2 का मान अपने पास है तो अपन तीसरे का आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था? ये अपन ने न्यूट्रॉन की संख्या अभी निकालना सीखा है। तो अभी अपन समस्थानिक पढ़ रहे हैं, तो समस्थानिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अब देखो कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे ऐसे के, जैसे मान लो मैंने लिए 6C12 या 12, 6C14। अब देखो ये दोनों हैं, ठीक है। इनके परमाणु क्रमांक यानी कि जेड बराबर तो सेम है, 6 है, इधर भी 6 इधर भी 6, ठीक है ना। ये परमाणु है तो एक ही कार्बन के ही है, ठीक है ना। ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में, लेकिन इनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो? समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। देखना अभी जेड बराबर दोनों में 6 आ गया। जेड किसके बराबर होता है? पी के बराबर, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इनमें कितनी हो गई? 6 हो गई। ये जो संख्या होती है परमाणु क्रमांक होती है, और यही किसकी संख्या होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन तो दोनों में 6 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें ए बराबर कितना है? 12 है। इसमें ए बराबर कितना है? 14 है। कितना है? 14। तो देखो ए बराबर 12, तो ए वैसे क्या होता है? ए बराबर होता है P प्लस N होता है। तो ए 12 है और प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 6 प्लस N, ठीक है। तो N की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12 में से 6 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे? 6। तो 6C12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। अब इसमें निकालते हैं। ए बराबर कितना है? 14। वैसे ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए का मान रखो 14 है, प्रोटॉन का मान कितना है? 6 प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का मान निकालने के लिए 14 में से 6 घटा देंगे तो कितने आ गए? 8। अब देखो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो, तो वह क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात जो C12 व C14 है वो क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है, ठीक है ना। क्या है ये? समस्थानिक। इसी प्रकार से अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक और लेते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन का उदाहरण लेंगे, ठीक है। Cl, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 35, ठीक है। प्रकृति में एक और क्लोरीन का परमाणु पाया जाता है, इसकी परमाणु क्रमांक संख्या होती है 17 और इसका द्रव्यमान संख्या होती है 37, ठीक है। तो यहाँ जेड बराबर कितना है? 17, और यहाँ भी जेड बराबर कितना है? 17। और ये जेड की किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। मतलब इनके प्रोटॉन तो बराबर आ गए 17 17, लेकिन अभी न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। किससे निकालेंगे? ए से। ए कितना है यहाँ? 35 और यहाँ कितना है? 37, ठीक है। अब ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ए की वैल्यू रखो पहले तो 35, प्रोटॉन की वैल्यू 17 प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 35 में से 17 को घटा देंगे, कितने आ जाएंगे? 18। कितने आ गए? 18 आ गए। यहाँ निकालते हैं अपन ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए की वैल्यू रखो 37, प्रोटॉन की वैल्यू 17, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की निकालने के लिए 37 में से 17 माइनस करेंगे तो कितने आ गए? 20। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो कितनी हो? समान हो। प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाते हैं वो? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
समस्थानिक। तो अपन ने दो उदाहरण पढ़े हैं, C12 व C14 एक दूसरे के समस्थानिक है। इसी प्रकार से Cl35 और Cl37 एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। तो समस्थानिक की परिभाषा याद रखनी है, इसके दो उदाहरण अपन को याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। समस्थानिक में प्रोटॉन तो बराबर होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी ये सब निकालना ये तो अपन को सीखना आना चाहिए कि वास्तव में इस समीकरण से निकालते हैं अपन। इंपॉर्टेंट यही है कि ए बराबर क्या होता है, P प्लस N होता है। ए की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, N की अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन को समस्थानिक में क्या याद रखना है, परिभाषा याद रखनी है, परिभाषा, उदाहरण याद रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसके बाद एक और आता है अपने, वो आता है, तो चलो पहले इनके उपयोग पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। दूसरों को पढ़ने से पहले समस्थानिक के उपयोग पढ़ते हैं कि समस्थानिक का उपयोग वास्तव में होता क्या है। समस्थानिक के उपयोग, समस्थानिक के या समस्थानिकों के उपयोग अपन पढ़ेंगे। समस्थानिकों के उपयोग की वास्तव में समस्थानिक क्या काम आते हैं अपने। तो पहला इसका उपयोग है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। समस्थानिकों के उपयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये एक समस्थानिक है कोबाल्ट का, ठीक है। इसके बाद दूसरा उपयोग अपन को याद रखना है घेंघा रोग के उपचार में। घेंघा रोग जानते हो ना, घेंघा रोग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आयोडीन 131 का। ये जो 60 131 है ना, ये क्या है, ये ए है, क्या है, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा अपन लिख सकते हैं अस्थियों में जो विकृति होती है उसका जो परीक्षण, मतलब अस्थि परीक्षण, अस्थि विकृति परीक्षण, अस्थि में विकृति होने पर उसका परीक्षण करते हैं अपन, विकृति परीक्षण में, ठीक है। तो उसमें करते हैं फास्फोरस 32 का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं, फास्फोरस 32 का उपयोग अपन करते हैं। अस्थि विकृति परीक्षण, जैसे मान लो हड्डी टूट गई अपनी तो उसका टेस्ट करना है, या फिर हड्डी मुड़ गई अपनी उसका टेस्ट करना है, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगर चौथा पढ़े अपन, तो रक्त परिसंचरण में उत्पन्न खराबी का पता लगाने के लिए, जैसे मान लो रक्त परिसंचरण है अपना, उसमें खराबी उत्पन्न हो गई, रक्त परिसंचरण में खराबी का पता लगाने में इसमें किया जाता है सोडियम 24 का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पांचवा अपन याद करें तो एक होता है यूरेनियम का समस्थानिक, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। परमाणु लाइट बनाते हैं ना विद्युत ग्रह में, वहां पर किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका कि परमाणु भट्टी में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। छठा उपयोग अपन पढ़े तो जैसे तेल और गैस की पाइपलाइन होती है ना, उनमें रिसाव का पता लगाने के लिए भी आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। जैसे लिखे अपन तेल व गैस पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए, रिसाव का कि कहाँ से तेल रिस रहा है या कहाँ से गैस रिस रही है उसका पता लगाने के लिए, पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है आयोडीन
हिंदी में लिखें आयोडीन 131 का, 131 का, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये क्या है, समस्थानिकों के उपयोग है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, गेंगा के उपचार में आयोडीन 131, अस्थि विकृति परीक्षण में फास्फोरस 32, रक्त परिसंचरण में खराबी का पता लगाने के लिए सोडियम 24, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। तेल और गैस पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा यहाँ से देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी कभी कभार पूछ लिए गए हैं, ठीक है, कैंसर वाला और घेंघा रोग का, तो अपन को ये 3 तो याद होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं समस्थानिक के लिए, महत्वपूर्ण, ठीक है। पहले क्या बात है कि सबसे पहले किस तत्व के समस्थानिकों का पता लगाया गया, तो सर्वप्रथम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक खोजे गए थे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का पता लगा, 3 समस्थानिकों का पता लगाया गया। और ये 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो आपके लिए होमवर्क है आज का कि इनमें प्रोटॉन की, अपन तो दिख ही रहे हैं कि प्रोटॉन तीनों में एक एक है, लेकिन आपको न्यूट्रॉन की संख्या इनमें बतानी है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना नहीं आता तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं कल वाली क्लास में फिर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बताऊंगा। अगर आपको आ गया तो समझ लो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर एक बार फिर से बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सर्वाधिक अब तक ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, तो सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, पोलोनियम के हैं। और वो कितने हैं, टोटल 27 समस्थानिक मिले हैं इसके, ठीक है ना। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी। सर्वप्रथम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का पता लगाया गया, 1H1, 1H2, 1H3, इनके न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं। सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम के हैं, कितने हैं, 27। तो ये अपना समस्थानिक वाला जो पॉइंट है वो खत्म होता है। अब देखो अपन नए पर चलते हैं, दूसरे नंबर पर। पहला है समस्थानिक, दूसरा है समभारिक, ठीक है। अब समभारिक क्या होते हैं, देखो समभारिक में जैसे अपन ने पढ़े थे ना, जैसे मान लो प्रतीक है और यहाँ अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या, और यहाँ लिखते हैं परमाणु क्रमांक। तो समभारिक मतलब समान, भारिक यानी भार वाला, तो ये तो रहेगी इसमें समान, क्या रहेगी, समान रहेगी। मतलब जो भार वाली संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, वो तो रहेगी समान। तो फिर अलग क्या होगा, ये जेड यानी कि परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, अलग अलग। यानी कि इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन कि वे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। वे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, समान होगी, और जेड क्या होगा, मतलब जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इन ऐसे दो तत्वों को क्या कहेंगे अपन, समभारिक कहेंगे। जैसे मैं लूँ आपके सामने, एक तो है 6C14, इसके अलावा दूसरा है अपना 7N14। मतलब जो कार्बन है ये नाइट्रोजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, मतलब ये 6ठे नंबर पर आता है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पर, ठीक है ना। जैसे मैंने कल ट्रिक बताई थी आपको, हा, ही, ली, बे, बो, का किस नंबर पर आ रहा है, 6ठे नंबर पर, यानी कि कार्बन 6ठे नंबर पर। फिर का के बाद आता है ना यानी नाइट्रोजन जो 7वें नंबर पर आता है। लेकिन इनमें देखो आपको क्या समानता दिख रही है
इनकी जो द्रव्यमान संख्या है 14 वो बराबर दिख रही है, लेकिन इसमें क्या है, जेड का मान क्या है, अलग अलग है। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों समभारिक है, दोनों समभारिक है, दोनों क्या है, समभारिक है। ठीक है, तो समभारिक क्या हो जाते हैं, वे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या ए ऊपर वाली होती है और जेड कहाँ होती है, नीचे वाली। तो ये नीचे वाली ऐसे दिख रही है अपन को नॉर्मल की, दोनों अलग अलग है, और इसकी जो ए वाला मान है यानी कि द्रव्यमान संख्या समान है, जबकि जेड क्या है, अलग अलग है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, समभारिक हो जाएंगे। ठीक है ना। अब रही बात इनकी कि इसमें क्या क्या गुण होते हैं, तो इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण। अब देखो, जब तत्व ही अलग अलग हो गए, हालांकि दोनों है तो समभारिक, लेकिन दोनों तत्व अलग अलग है। कार्बन कहाँ, नाइट्रोजन कहाँ, नाइट्रोजन तो गैस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो रासायनिक गुण तो ऑटोमेटिक इनके अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण कैसे होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये बात थी अपने संभारिक में, इसमें ज्यादा कुछ और है नहीं। संभारिक क्या होते हैं, वे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होगी, समान होगी, जबकि परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसा तत्व क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा। जैसे अपन ने उदाहरण लिया है, इसका उदाहरण आपको याद रखना है, 6C14 और 7N14 दोनों क्या है, संभारिक है। संभारिक क्यों है, क्योंकि इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो तो बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, और इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर अपन तीसरे पर चलते हैं। तीसरा आता है अपने सम न्यूट्रॉनिक। क्या आता है, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम यानी कि समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो फिर अलग अलग क्या होगा, जाहिर सी बात है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होगी, मतलब तो न्यूट्रॉन तो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और प्रोटॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। सम न्यूट्रॉनिक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम यानी समान, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या होगी, सम यानी समान होगी, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो ऐसे परमाणु क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। अगर परिभाषा लिखें तो देखो, ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान, किंतु प्रोटॉन की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगर अपन उदाहरण देखें, इसका उदाहरण देखें तो 6C13 एंड 7N14। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें तो A बराबर है 13 और Z बराबर कितना है, 6, या फिर ये Z किसकी वैल्यू के बराबर होता है, प्रोटॉन की वैल्यू के बराबर, जितना Z उतने प्रोटीन। तो यहाँ से अगर N का मान निकालें, न्यूट्रॉन का मान निकालें, तो P प्लस N होता है, यानी कि P की वैल्यू है 6 प्लस N, और A की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो N की वैल्यू निकालने के लिए 13 माइनस 6 बराबर 7। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इसमें निकालते हैं, A बराबर कितना है, 14 है, और P बराबर कितना है, 7। तो A बराबर होता है P प्लस N, यानी कि 14 बराबर 7 प्लस N। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 7 यानी कि 7। देखो न्यूट्रॉन दोनों में समान आ गए, लेकिन प्रोटॉन दोनों में क्या थे, अलग अलग थे। क्या थे, अलग अलग। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हो गए, यानी कि C13 और N14 दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और आजकल परीक्षा में एक और चीज पूछी जाने लग गई, सम इलेक्ट्रॉनिक इसमें भी नाम से आप लोगों को पता लग जाएगा आराम से कि ऐसे परमाणु जिनमें क्या समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, क्या कहलाते हैं,
सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी केवल परिभाषा और उदाहरण अपन को ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ऐसे, अब इनमें आयन भी आ जाते हैं। ऐसे परमाणु या अपन कह सकते हैं तत्व, या फिर अपन कह सकते हैं आयन। ऐसे परमाणु या तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। इनके उदाहरण आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जैसे कि ऑक्साइड हो गया, यानी कि O-2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्लोराइड आयन F- हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपने पास नियोन हो गई, नियोन। इसके अलावा अपने पास आ गया सोडियम आयन हो गया, Na+ हो गया। इसके अलावा अपने पास मैग्नीशियम का आयन हो गया। तो अगर इन सब में अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो सब में कितनी आएगी? 10 आएगी। कितनी आएगी? 10। तो आप लोगों को सम इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा याद रखनी है और इसके उदाहरण याद रखने हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा अभी विशेष पूछा नहीं गया है। तो ये हो गए अपने कौन से, एक तो अपन ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा शुरू में? समस्थानिक पढ़ा, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा समभारिक पढ़ा, समभारिक। उसके बाद पढ़ा अपन ने सम न्यूट्रॉनिक। इसके अलावा पढ़ा सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसमें तो Z सब में बराबर होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। इसमें A बराबर होता है, इसमें N बराबर होता है और इसमें E बराबर होता है। बाकी सब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि समस्थानिक में क्या बराबर होते हैं? प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। समभारिक में द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है और सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो ये अपने जो परमाणु अणु वाले हैं ना, इसमें से परमाणु वाला कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं अणु। क्या पढ़ेंगे? अणु। आखिर में अणु पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है अपन को, वो समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे अपन ने परमाणु पढ़ा, वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। प्रकृति में मुक्त अवस्था में मतलब अकेला परमाणु नहीं पाया जा सकता। वो जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिलकर क्या बना लेता है? O2 बना लेता है। क्या बना लेता है? O2 बना लेता है। तो ये जो दो परमाणु मिले ना आपस में, इसको ही कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि अपन लिख सकते हैं परमाणु प्लस परमाणु। हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने हो सकते हैं। तो किसका निर्माण करेंगे? अणु का। अब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि वह तत्व या यौगिक जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु। तो परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं। अपन लिखते हैं तत्व या यौगिक का छोटे से छोटा कण, यानी कि सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकता है, मुक्त अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। बस अणु में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। एक तो अणु की परिभाषा याद रखनी है, साथ में जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया अभी, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर O2 बना रहे हैं। तो ये 2 परमाणु हैं, ठीक है। ये किसका निर्माण कर रहे हैं? एक अणु का। तो ये क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। यानी कि परमाणु प्लस परमाणु क्या बन गया? अणु बन गया। अब अणु में जितने परमाणु होते हैं उसको कहते हैं परमाणुकता। क्या कहते हैं? परमाणुकता। यानी कि अणु में उपस्थित ऐसे लिखेंगे, उपस्थित। अणु में उपस्थित उस तत्व के परमाणुओं की
परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। संख्या परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता कहलाती है। तो परमाणुकता किसे कहेंगे? जैसे मान लो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने परमाणु जुड़ रहे हैं? 2 जुड़ रहे हैं। अब मान लो मैं ओजोन का उदाहरण लूँ। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़ रहे हैं? 3। तो इसकी परमाणुकता कितनी जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे मान लो मैं उदाहरण लूँ आपके सामने H2, तो इस हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने जुड़ रहे हैं? 2। वैसे मैं लूँ सल्फर के एक अणु की यानी कि S8, तो सल्फर की परमाणुकता कितनी जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये सब क्या होती है? इसकी परमाणुकता होती है। अब वही बात जैसे परमाणु में पढ़ा था परमाणु भार, वैसे अणुभार पढ़ेंगे अपन। अणुभार भी क्या होता है? अणुभार का भी वही सूत्र होता है, केवल और केवल। वहाँ परमाणु था, यहाँ अणु आ जाएगा, यानी कि एक अणु का भार बटे वही कार्बन 12 आ जाएगा। इसमें भी कार्बन 12 के 1/12वें भाग का भार। तो ये सूत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि आपसे अणुभार की गणना नहीं करवाएंगे, या तो अणु की क्या पूछेंगे? परमाणुकता पूछेंगे, या फिर ये सूत्र पूछेंगे। बस अणु में से केवल 2 चीजें काम की है, बाकी अपन ने पढ़ लिया है। परमाणु पढ़ लिया है अपन ने, इसके अलावा अपन ने अणु भी पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित एक चीज और चीज बची है अपने इस लेसन में, मोल। क्या बचे हैं? मोल अवधारणा बची है, उसको आज ही अपन खत्म करते हैं, ताकि कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे मोल अवधारणा। ठीक है, मोल अवधारणा क्या होती है? देखो मोल अवधारणा सबसे पहले दी थी, या मोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया, मोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। किसने किया था? ओस्टवाल्ड ने, विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है, मोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। कब किया था? 1896 में। इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका जो कौन सा शब्द है? मोल्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मोल्स का अर्थ होता है ढेरी। क्या होता है? ढेरी, मतलब ढेर। किसी भी चीज का ढेर क्या होता है? लैटिन शब्द में मोल्स होता है। और उसी से किसकी उत्पत्ति हुई है? मोल की उत्पत्ति हुई है। किसने की? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। कब की? 1896 में। अब देखो मोल, ये चीज बस एक चीज के लिए आती है, होती है संख्या। ठीक है ना? क्या होती है? संख्या। तो अपन लिख सकते हैं, जैसे मान लो अपन कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण होंगे, तो वो कोई सा भी पदार्थ हो, यानी कि अपन लिख सकते हैं कि सभी पदार्थों के 1 मोल में, जैसे अपन कहते हैं ना कि शक्कर के 1 किलो शक्कर में कितने दाने हैं, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं 1 किलो नमक में कितने दाने हैं। तो वैसे ही अपन उसमें तो क्या होता है, दाने अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पदार्थ कोई सा भी हो, यानी कि पदार्थ कोई सा भी हो, इसलिए अपन ने लिख दिया कि सभी पदार्थ कोई सा भी हो, उसके 1 मोल में कणों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। और वो कितनी होती है वो भी अपन याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है वो, डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि सभी पदार्थों के या किसी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण होते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे सभी पदार्थों के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 होती है। थोड़ी सी ये लाइन अच्छी सी नहीं लग रही, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो सभी पदार्थ के 1 मोल में
कणों की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 होती है। मतलब अगर आपसे कहें कि शक्कर के 1 मोल में शक्कर के कितने कण होंगे, तो इतने कण होंगे। नमक के 1 मोल में कितने कण होंगे? इतने कण होंगे। सोडियम के 1 मोल में कितने कण होंगे? इतने कण होंगे। हाइड्रोजन के 1 मोल में भी इतने ही कण होंगे। जल के 1 मोल में भी इतने ही कण होंगे। यानी कि कोई सा भी पदार्थ हो दुनिया का, उसके 1 मोल में इतने कण होते हैं। ठीक है, कणों की संख्या कितनी होती है? और ये संख्या दी थी, किसने दी थी? आओगाद्रो ने। किसने दी थी? आओगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इसीलिए इसको कहते हैं आओगाद्रो संख्या। आओगाद्रो संख्या इसको प्रदर्शित करते हैं Na से। और आओगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की घात 23। कितनी होती है? 6 ये बीच में पॉइंट सा लग रहा है कुछ, इसको 6.023 इंटू 10 की घात 23 इतनी होती है। तो इस मोल अवधारणा में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 होती है। इसे आओगाद्रो संख्या कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है? Na है। और Na का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 होती है। तो ये अपना जो अणु परमाणु वाला चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको चारों क्लासें देखनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।